नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। और एनटीपीसी 2025 ट्वेल्थ लेवल का जो पेपर होना है मेरे भाई सीबीटी 1, उसमें अब 1 महीना भी नहीं रह गया है। तो मेहनत से पढ़ाई करिए मेरे दोस्तों। अच्छा खासा गणित का इसमें वेटेज है। जो मैं सवाल बताऊं, जितने भी मैं एग्जाम पेपर करवाऊं, चुपचाप सारे कर लीजिएगा। एक एक सवाल को यहां से करके जाइए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में जो बच्चे हमारी क्लास से पढ़ के गए उनको बहुत फायदा, वो बहुत खुश हैं कि सारे सवाल वहीं से फंसे थे मेरे भाई। ठीक है जी। तो हमने एक सीरीज शुरू की है जहां मैं आपको रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के 5 एग्जाम पेपर, 5 मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा। एक मैं करा चुका हूं, ये दूसरा है एग्जाम पेपर 2 मेरे भाई। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने कंपाइल किए हैं, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और उससे बेहतरीन मैं आपको यहां पे गजब का सॉल्यूशन दूंगा, जैसे आपको एग्जाम में मेरे दोस्त सोचना है। ठीक है जी। हर एक चीज पूछ जाएगी, अर्थमेटिक भी आएगा, एडवांस भी आएगा, स्टैटिक्स भी आएगा, नंबर सिस्टम भी आएगा, कैलकुलेशन भी आएगा। सब कुछ आपको प्यार से पढ़ना है मेरे भाई। ठीक है जी। देखिए, हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पे जाओगे तो मैंने यहां पे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट फ्री डलवा रखे हैं। रेलवे वाले सेक्शन में आप जाइएगा तो रेलवे एनटीपीसी के देखिए प्रीवियस ईयर के यहां पे मॉक टेस्ट फ्री हैं, 2016 के और 21 के। अभी 2025 का लेटेस्ट पेपर हो वो भी टाइप करवा के मैं बहुत जल्दी यहां पे अपलोड करवा दूंगा। लेकिन आप कम से कम इन मॉक टेस्ट को जरूर लगा दीजिए, आपको बहुत फायदा होगा मेरे भाई एग्जाम में। ठीक है ना। देखो, रेलवे बहुत ज्यादा नए सवाल नहीं बनाएगा, वही उसके पास पुराना माल पड़ा हुआ है, उसी में वैल्यू चेंज करके वो अपलोड करके पेपर बना देगा। ठीक है। तो यानी कि लेटेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कतई मिस नहीं करने जो मैं कराऊं। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 1 से। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 65% ज्यादा है। अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं होता मेरे भाई, 65% मार्कअप किया, 8% डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा इनका सक्सेसिव। 65 माइनस 8 माइनस 65 गुणा 8/100, ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों हमेशा लाभ प्रतिशत निकालने का। क्लियर है। तो 65 में से आप घटाएंगे 8, 57, और कितना आएगा 65 गुणा 8 कितना आएगा 520/100, 5.2। तो 57 में से 5.2 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा ये 51.8%। तो 51.8% का प्यारे बच्चों आपको पॉजिटिव आया, तो प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है यहां से, है ना। आसान सा सवाल है मेरे भाई, आना ही आना है ये, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राइंगल एबीसी में डीई जो है ईसी के समांतर है। डी और ई ए बी और बीसी पर बिंदु हैं। बीडी की लंबाई 2 है भैया, एडी की लंबाई 19 है। बीडीई के एरिया और समलंब एडीईसी के एरिया का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन है सिमिलरिटी का। ये सिमिलरिटी का सवाल है। यहां पर ट्रायंगल एबीसी में लाइन डी एसी के पैरेलल है ना, तो हम ऐसे बना लेते हैं, एसी को नीचे ले लेते हैं मेरे भाई, ये आ गया। कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं। ठीक है जी। बीडी यहां पे 2 है। अब ये लाइन पैरेलल है मेरे भाई, ये लाइन इस तरीके से पैरेलल है। डी ई, ये लाइन एसी के समांतर होगी। अच्छा, सवाल में बोला क्या है? सवाल में बोला है कि बीडी की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मैंने पहली ऐसे लिया, और एडी की लंबाई 19 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे जो छोटा वाला ट्राइंगल बीडीई है और ये जो नीचे वाला ट्रेपेजियम बनेगा ना, 2 साइड पैरेलल है, एडीसी, इनके एरिया का रेशियो। अगर किसी ट्राइंगल में एक भुजा के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए तो छोटा बड़ा ट्राइंगल बीडीई और ये बीएसी सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे, समरूप होंगे, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। भाई छोटे ट्राइंगल में इस साइड 2 है, बड़े ट्राइंगल में इसके संगत भुजा कितनी हो जाएगी? पूरी है। 2 + 19 21, 2 + 19 21 आप बोलोगे यस सर। यानी कि छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है 2:21 है। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 21 का स्क्वायर 441। ये छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशियो आ गया। बोले हां, आप बोलोगे हां सर। ठीक है जी, आंसर आ चुका है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि छोटे ट्राइंगल का एरिया बच्चों अगर 4 यूनिट है, अगर छोटे ट्राइंगल का एरिया यहां पर 4 यूनिट है, 4,
तो पूरे बड़े ट्राइंगल का 441 है, तो चतुर्भुज का क्या आएगा, बड़े में से छोटे का एरिया घटाएंगे, 441 में से 4 घटाएंगे 437, तो ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले चतुर्भुज का एरिया का रेशो 4:437। बहुत बेसिक सवाल। आइए सवाल नंबर 3, x प्लस 1/x 15 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अगर x प्लस 1/x 15 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 15 का ही मल्टीपल आएगा। ऑप्शन से देख लिया, 15 से कटने वाला 15 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, दूसरा आंसर। क्योंकि मेरे भाई अगर x प्लस 1/x 15 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k। तो ये जो नंबर आएगा ये 15 से कटने वाला होगा मेरे दोस्तों, यानी कि यूनिट प्लेस पे 7, 8, 1 नहीं आ सकता। बात खत्म हो गया। सॉल्व भी कर सकते हैं। 15 का क्यूब 3375, 3375 में से 45 घटाएंगे, 15 45, तो 3330 आंसर आ जाएगा। बेसिक सा सवाल है, फॉर्मूला होता है जी। आएंगे सवाल नंबर 4, बताओ ये क्वेश्चन है आपके सामने त्रिकोणमिति का भाई। अगर कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो आपसे पूछा गया है कोट की पावर 12 थीटा माइनस 3 कोट की पावर 10 थीटा प्लस 3 कोट की पावर 8 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा। कुछ दिमाग चल रहा है इसको देखकर? यहां 2 जगह 3 आ रहा है मेरे भाई, यहां पर 2 जगह 3 आ रहा है, यहां भी और यहां भी। ये कौन से फॉर्मूले में होता है? a माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। याद है a माइनस बी के होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये कॉट की पावर 12 थीटा जो है ये कॉट की पावर 4 थीटा का होल क्यूब है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। ये कॉट की पावर 6 थीटा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है। तो कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। आप बोलोगे जी सर, हम आपकी बात को समझ गए, ठीक है ना। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा था आपको, है कॉट की पावर 4 थीटा का क्यूब कॉट की पावर 12 थीटा माइनस बी क्यूब कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3a स्क्वायर बी, माइनस 3a स्क्वायर भी करेंगे तो माइनस 3 कॉट की पावर 10 थीटा, ये आ गया। तो अपन को ये सॉल्व करना है, लेकिन सवाल में जो दिया हुआ है भाई वो ये दिया हुआ है कोसेक में, हमें कॉट जाना है। तो देखो अगर मैं यहां पे 1 को ले आऊं लेफ्ट साइड में, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले आऊंगा माइनस का 1, और मेरे भाई कोसेक थीटा चला जाएगा उधर माइनस कोसेक थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन गया बराबर माइनस का कोसेक थीटा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। तो यहां से ही आ गया मेरे दोस्त, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। पावर 4 को ही छेड़ना है। देखो सारे फॉर्मूले पावर 2 में होते हैं, पावर 4 भी नहीं है तो पावर 4 को छेड़ो। आप बताओ कॉट स्क्वायर थीटा अगर माइनस कोसेक थीटा अगर मैं दोनों ही तरफ से स्क्वायर कर दूं, भाई अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूं तो कॉट की पावर 4 थीटा क्या आएगा? कॉट की पावर 4 थीटा बराबर होगा, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो कॉट की पावर 4 थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा जो मैं यहां रख सकता हूं, यहां मैं कॉट की पावर 4 थीटा की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा रख दूंगा। क्या? कॉट की पावर 4 का मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल क्यूब। क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का क्यूब 1। अब सवाल खुद पे खुद सॉल्व होगा। तो ऐसे सवाल में ना पावर 4 को छेड़ो, पावर 6 को छेड़ो, पावर 2 को मत छेड़ो, ठीक है। और भी तरीके करने के, पर ये हर सवाल में लगेगा। सवाल नंबर 5 मेरे भाई, ठीक है जी, बताइए। क्वेश्चन है 29 और b का तृतीय अनुपाती c है, 29 और b का, यदि b पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो c का मान बताओ। तो भैया 29 और b का थर्ड प्रोपोर्शनल c है, तो पहले तो आपको ये b पता करना है। b क्या है? b पहले 3 सम प्राकृतिक संख्या, इवन नेचुरल नंबर का सम है। इवन नेचुरल नंबर कौन से? पहले 3, 2, 4, 6। देखो 0 भी इवन नंबर है पर 0 नेचुरल नहीं है, इसलिए 2, 4, 6 लेंगे। तो आ गया 2, 4, 6 को जोड़ के 12, यानी कि b का मान 12 आ गया। तो आपसे जो पूछा है भाई वो ये पूछा है 29 और b का मान 12, 29 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b स्क्वायर बटा a। 29 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा मेरे दोस्तों
12 का स्क्वायर बटे 29, 12 का स्क्वायर यानी कि 144 बटे 29, 29 पंजे 145 होता है, 144 को भाग देंगे तो 5 से हल्का सा कम आएगा, 5 से बहुत हल्का सा कम आएगा, लगभग ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा कि 12 का स्क्वायर 144 बटे 29, 29 पंजे 145 होता है तो लगभग 5 बार जाएगा भैया, है ना। तो हमें ऑप्शंस का यूज करना है। बताइए, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 120 ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम 120 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सीधा फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल ऑड नंबर का जो एवरेज होगा वो n ही होगा, 120 ही आंसर है। प्रथम n, मैं यहां पे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, याद कर लीजिएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर n के बराबर होता है, औसत n के ही बराबर होता। खूब सवाल रेलवे के पेपर में पूछा गया है। यह भी बता देते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो n+1 होता है। ये दोनों ही कंसेप्ट याद रखें तो 120 आंसर आ गया। सवाल नंबर 7 करेंगे। देखिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आपको इस सवाल में भी भैया फॉर्मूला याद रखना था, इस सवाल में भी आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना था तो जल्दी से होगा। ये अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट की देखिए जी, एक हमारे क्लास नोट्स है, अर्थमेटिक क्लास नोट्स। मान लो आप लेक्चर नहीं देखना चाहते, किसी टीचर का बैच नहीं देख रहे, तो इस क्लास नोट्स में आपको गणित के सारे, अर्थमेटिक के सारे फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट, टाइप वाइज एग्जांपल के साथ, थ्योरी के साथ मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में। तो भैया अगर आप केवल किताब से ही पढ़ना चाहते हैं कि आपको भाई एक जगह सारा गणित पूरा अर्थमेटिक लिखा हुआ मिल जाए, सारे टाइप वाइज सवाल सॉल्यूशन, तो इस बुक को आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, अर्थमेटिक क्लास नोट्स, जो फ्लिपकार्ट पे है। अगला सवाल देखेंगे, एक सर्कल के सेक्टर की रेडियस 18 सेंटीमीटर है, इसका केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल 125 डिग्री है, इसकी परिधि का लगभग मान बताओ। लगभग बताना है मेरे भाई, लगभग है। तो अगर किसी सवाल के आंसर लगभग हैं तो यूनिट डिजिट और डिजिटल सम मत लगाओ, फिर वहां पे आई बात समझ में। आप सेक्टर समझते मेरे भाई, चलो कोई बात नहीं, मैं पूरा ये लिख ही देता हूं कि किसी सेक्टर के पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो है L+2R। L यानी कि कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, L मतलब लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। अब सेक्टर के आर्क की लंबाई क्या आएगी, 2πr, पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहां पे 18 है, इंटू θ/360 डिग्री, 2πr इंटू θ/360 डिग्री यानी कि 125 डिग्री बटे 360, यह आ जाएगा +2r, रेडियस यहां पे 18 है, 2r। क्लियर, ये करना है मुझे। तो 18 दूनी 36 से मेरे दोस्तों तो कट ही गया 10 बार, अभी 5 से आपका ये 25 और 5 दूनी 10, 2 से 12 जो है ये 11 बार, तो ये आ गया जी 25 गुणा 11, यहां पे आ गया 25 की 11 में गुणा 275, और 275 को भाग देंगे 7 से तो लगभग ही भाग जाएगा कितनी बार, 7 या 21, 21 के बाद आपका 6 बच जाएगा 65, 7 नाम 63, बचेगा मेरे प्यार भी 0.2 जीरो बढ़ा लेंगे, 7 21, 39.3 प्लस 18 दूनी 36, तो यानी कि ये लगभग आपका मेरे दोस्तों कितना आ गया, 75.3 सेंटीमीटर के करीब आ गया पेरीमीटर, 75.3 सेंटीमीटर के करीब। देखो पहला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ठीक ठीक, रेलवे एनटीपीसी 2021 का सवाल था ये। आई बात समझ में मेरे भाई। तो सेक्टर का अगर परिमाप निकालना है तो L+2R, चाप की लंबाई का फॉर्मूला 2πr गुणा θ/360 डिग्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बताइए, सवाल नंबर 8। सवाल है, गोपाल ने एक दुकान से 1120 रुपए पर बुक की दर से 51 किताब खरीदी और दूसरी दुकान से 920 रुपए पर किताब की दर से 45 किताब खरीदी। तो आपसे पूछे व्हाट द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक, उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई। यह सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में 20 बार, एनटीपीसी में 20 बार आया। जब यह सवाल आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा था 15-20 बार तो गलत था बेटा, और मैंने पहले बोल दिया था, शायद किसी ने बताया भी ना हो पूरे यूट्यूब पे कि क्वेश्चन गलत है कि वहां पर बुक नहीं लिखा हुआ था,
उसके बिना सवाल गलत है। एग्जामिनर ने अपनी गलती सुधारी। और मेरे भाई हमारे चैनल पे जाओगे, कॉन्सेप्ट किंग पे एक ऐसी प्लेलिस्ट बनी है कि रेलवे ने अभी तक जितने पेपर कराए, रेलवे 2025 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन, हर एक का, एएलपी का, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का, जेई का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, एएलपी सीबीटी 2 सब सॉल्व कराया है। मैं अगर कह दूं कि भैया गणित के 30 सवाल आएंगे, 25 सवाल के आसपास सीधा इसी प्लेलिस्ट में से वैल्यू चेंज करके आएंगे, तो कुछ गलत नहीं है मेरे भाई, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैं भौंकने वाले लोग बहुत है मेरे भाई, लेकिन मेहनत करने वाले हमारे जैसा कोई भी नहीं। आप देखो ना, हर एक पेपर मैंने सॉल्व कराया है। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल का एज इट इज सवाल है। अब देखिए, इसको आप डिजिटल सिम से भी कर सकते हो, और आप इसको सॉल्व करने, क्योंकि अप्रोक्स आ गया तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, डेविएशन से भी कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बताता हूं। देखिए, एक आदमी ने ना 2 दुकानों से किताब खरीदी। पहली दुकान से 51 किताब खरीदी हैं, और एक बुक का प्राइस है 1120 रुपए पर बुक, 1120 रुपए पर बुक, ठीक है। दूसरी दुकान से मेरे भाई कितनी 45 किताब खरीदी है, और उनका प्राइस है 920 रुपए पर बुक, 920 रुपए पर बुक। तो सारी किताबों का एवरेज प्राइस क्या है, ये आपसे पूछे, यही ना सवाल है। तो एवरेज प्राइस पर बुक निकालना, बुक्स की संख्या का रेशियो ले लो, किससे कट जाएगा मेरे भाई, 3 से 51 17 बार, और ये आपका 15 बार। आप बताओ, ये 920 है, 1120 है, क्या 1120 को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते, 920 प्लस 200, 920 प्लस 200, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं। अब आप खुद बताओ भाई, इन बुक्स का प्राइस भी 920 है, इन बुक का प्राइस भी 920 है, तो सभी बुक का प्राइस 920 तो होगा ही होगा, 920 तो होगा ही, प्लस एक्स्ट्रा कितना है, यहां 17 बुक्स का जो प्राइस है 200 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है, 17 बुक का जो प्राइस है 200 रुपए पर बुक एक्स्ट्रा है। एक कटेगा तो सब में बटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल बुक है कितनी, 17 15 32, 32 में आपका डिवाइड हो जाएगा, बस बात खत्म। 8 से मेरे दोस्तों 25 बार, और 8 से आपका 32 4 बार, तो आएगा 920 प्लस 17 गुणा 25 कितना आएगा, 500 से 75 कम, 425, 425 को 4 से भाग देना है, तो 100 बार जाएगा, 25 बटे 4 6.25, यानी कि 106.25 आ गया। अब 920 में जोड़ेंगे तो 1026.25, 1026.25 सभी बुक का एवरेज प्राइस है, पहला ऑप्शन। ये डेविएशन मेथड है भाई, इससे बहुत कम कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाता है। आओ सवाल नंबर 9। समानुपात का 7:14 है, प्रपोर्शन में है 8.7:x, 5:35, प्रपोर्शन 7:, एक्स और वाई का रेशियो बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो, ये प्रपोर्शन का साइन इसे बोलते हैं समानुपात। इसका मतलब ये होगा, जहां भी ये चीज आएगी कि जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो है वही बाद की 2 संख्याओं का रेशियो। और आप खुद देखो मेरे भाई, क्या हुआ, यहां 7 से दुगुना हो गया 14, तो यहां भी तो 8.7 का दुगुना हो जाएगा, 8.7 का दुगुना हो जाएगा, एक्स का मान कितना आएगा 17.4, 8.7 का दुगुना 17.4, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए 5 से 35 7 गुना हो गया, तो यहां भी तो 7 का 7 गुना हो जाएगा, 5 का 7 गुना, 7 का 7 गुना 49, तो यानी कि ये रेशियो आएगा एक्स और वाई का रेशियो मेरे भाई, डेसिमल से यहां 0 आ गया। तो यहां तो यानी कि सवाल तो ऑप्शन से खत्म हो गया। अगर मैं इसको काटूंगा भी 2 से तो 87 रेशियो आ जाएगा, 87 रेशियो 245, तीसरा ऑप्शन है। आ जाएं सवाल नंबर प्यारे भाई आपके सामने 10। मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करना। एक शंकु का आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है, शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया बताओ मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, शंकु का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब शंकु की हाइट यहां पर दी हुई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे यहां अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो शंकु के बेस की रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। अब आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु के आयतन का क्या फॉर्मूला है भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर इंटू हाइट एच यानी कि 21। ये शंकु के आयतन का फॉर्मूला है जो 1078 दिया हुआ है। तो यहां से ना मुझे पहले सॉल्व करके ये निकालना पड़ेगा भाई। 21 से आपका 21 चला जाएगा, 22 से 22 चौक 88,
उसके बाद कितना बचेगा मेरे दोस्तों, 12 7 19, 22 निम्मा 198, आर स्क्वायर 49, तो रेडियस 7 आ गई। तो यहां पे रेडियस जो है वो 7 आ गई मेरे भाई, हाइट 21 है, रेडियस 7 है। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, स्लांट हाइट ये बताओ। स्लांट हाइट आ जाएगी 7√10। नहीं समझे होंगे, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, जैसे ही भैया रेडियस 7 आ गई, ये हाइट है 21। 21 का मतलब है, जैसे यहां पर रेडियस मेरे दोस्तों 7 है, हाइट 21 है, 21 का मतलब होता है 7 या 21, रेडियस का मतलब है 7 गुणा 1। अब हमें यह निकालना है प्यारे भाई, यहां पे 90 डिग्री के सामने स्लांट हाइट। अब 7 से गुणा, यहां पे 7 से यहां पे भी गुणा, तो 7 तो आएगा ही आएगा। केवल आपको 1 और 3 पे, ये 3 पे और ये 1 पे पाइथागोरस लगाना है। 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी कि √10, 7√10 आ जाएगा। लेकिन ये सब बात आपको दिमाग में ही सोच लेनी है, 7√10, ठीक है। 11 का मल्टीपल आएगा, वो सारे ऑप्शन है, तो एक बार कर लेते हैं मेरे भाई, को रिस्क नहीं लेते। अब यहां पे पाई का मान 22/7 है, रेडियस जो है आपकी मैंने कैलकुलेट करी है 7, स्लांट हाइट जो है आपकी यहां पे 7√10 है स्लांट हाइट, और रेडियस आपकी 7 है। ये टोटल सरफेस एरिया आएगा। एक 7 से एक 7 कटी जाएगा, बाहर ये अंदर भी 7 है ना, इसकी गुणा हो जाएगी बाहर, तो 22 7 154√10 प्लस 1, 154√10 प्लस 1 इस सवाल का आंसर है। ये टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पे तीसरा वाला ठीक है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, ये लेटेस्ट ज्यादातर सवाल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। आओ बनाओ भाई। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर एक्स 39 है तो वाई 20 है। बताइए एक्स का मान क्या होगा जब वाई 8 है। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान सुनेगा मेरे भाई। एक्स जो है वो ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सवाल में क्या बोला है, ए वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक्स जो है ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जो ए है ये वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए की जगह आप 1/y लिख दो। ए का मान 1/y पे डिपेंड करता है, तो ए की जगह 1/y लिख देंगे तो क्या आएगा, 1/y²। यानी कि x जो है वाई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी कि x का जो रेशियो होगा वाई स्क्वायर के रेशियो का उल्टा होगा। y के 20 होने पर x 39 है, y के 8 होने पर x बताओ। पहले x का मान 39 था, पहले x का मान 39 था, अब x का नया मान पूछा है, तो x का जो रेशियो होगा आपको y के रेशियो का उल्टा लेना है। पहले y का मान 20 था, अब y का मान 8 आ गया, तो आपको उल्टा लेना, रिवर्स रेशियो लेना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा रेशियो, यानी कि 8/20। और आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये x का मान आएगा मेरे भाई यहां से। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि आ गया 2 का स्क्वायर 4/25। तो x का जो मान आएगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ये उधर ही उधर, 25 गुणा 39/4, 25 गुणा 39/4 ही आएगा मेरे भाई। ठीक है जी। अब बताओ ये, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, ये आंसर भी नहीं आएगा। 25 गुणा 39 कितना होता है, 25 के 40 में गुणा 1000, 39 से गुणा करें 975/4, 975/4 आएगा मेरे भाई। ठीक है जी। 972 तो कट जाएगा, 3/4 0.75 आएगा, एंड में 243.75 ये वाला आंसर है सेकंड, एंड में 0.75 आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 243 सही, 3/4, 243.75। गजब का सवाल है मेरे भाई, बेहतरीन सवाल पूछा है रेलवे वालों ने। आ जाओ आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 12। cos 28 डिग्री प्लस sin 28 डिग्री के है, तो cos 17 डिग्री का मान बताओ। एनटीपीसी 2021 का 1 नंबर सवाल। भाई हमने जो मॉक टेस्ट बना दिया उसका कोई मुकाबला नहीं है। प्रीवियस सर के वो सवाल आपको छांट छांट के कराऊंगा, आप खुश हो जाओगे। बताओ जी कैसे होगा cos 28 प्लस sin 28, ये एसएससी में आने लायक सवाल है। देखो यहां पे 2 एंगल दिए, 28 डिग्री 17 डिग्री, मान हमें किसी का नहीं आता, लेकिन 28 17 में खास क्या है, जोड़ के 45 आ रहा है, 28 17 45 यही है। तो जैसे आपसे cos 17 डिग्री पूछा है,
तो cos 17 डिग्री को मेरे भाई आप ऐसे लिख लो, 17 का मतलब है 45 माइनस 28, कि 45 डिग्री के बारे में मैं जानता हूं, इसलिए मैंने इसको 45 माइनस 28 लिख दिया cos 17 डिग्री को। अब ये cos 45 माइनस 28 के cos a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं लग जाएगा भाई? cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। cos a यानी कि cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू cos b cos 28 डिग्री प्लस साइन इंटू साइन भी, साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 28 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से 1/√2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos 28 डिग्री प्लस साइन 28, ब्रैकेट में बचेगा cos 28 प्लस साइन 28 जो आपको के दिया है, cos 28 प्लस साइन 28 जो आपको के दिया, यानी कि cos 70 डिग्री का मान आ गया सेकंड ऑप्शन k/√2। बताओ, है ना शानदार? दो संख्याओं का रेशियो 18:5 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 360 है, तो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल, रेसिप्रोकल का सम पूछा है। तो मान लीजिए एलसीएम तो आपका एल है, एचसीएफ आपका एच है, तो आपसे क्या पूछा है? रेसिप्रोकल का सम 1/L प्लस 1/H। हालांकि ये सवाल भी कई बार आया है, मैंने इसकी ट्रिक पहले ही बता दी है। जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो L गुणा H ऊपर हो जाएगा H प्लस L। अब देखो मुझे ना यहां पर ये चीज सॉल्व करनी है, एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सवाल में जो दिया है वो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया है 360, यानी कि नीचे वाली ये जो वैल्यू है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये डायरेक्ट आपको 360 डी है, 360 डिग्री, और ऊपर क्या करना है एलसीएम प्लस एचसीएफ। तो ये कैलकुलेशन रहेगी फाइनली, यानी कि नीचे 360 आएगा, कि L गुणा H जो है आपको 360 दिया, नीचे 360 आएगा। अब आप बताओ भाई, संख्याओं की बात कर रहे हैं, वो भी इंटीजर ही होंगी। जब मैं ऊपर नीचे से काटा कूटी करूंगा तो नीचे 360 है, तो नीचे 360 का ही बच्चा आना चाहिए। भाई आप बताओ, क्या 360 को काट के कभी जो है 73 आ सकता है? नहीं आ सकता, 360 का ही बच्चा आएगा। जैसे यहां पे 360 का बच्चा 180 दिख रहा है, 360 का काट के 185 नहीं आएगा, काट के 204 नहीं आएगा, 193 नहीं आएगा, केवल एक ही फैक्टर नीचे दिख रहा है, ये वाला ही आंसर हो सकता है। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, हर सवाल ऐसे हो जाएगा मेरे भाई, हर सवाल। यही करना है मेरे दोस्तों आपको। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 14 बनाइए जी। यशिका ने 216 रुपए में 6 सेब और 6 आम खरीदे। ठीक है, जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 रुपए हो जाते, 5 सेब और 8 आम की। तो आपसे पूछा 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत कितनी है? 7 सेब और 2 आम की मूल कीमत कितनी है? ये ना सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल भाई, इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। करते हैं, जैसे हमने मान लिया एक सेब की कीमत है A रुपए और एक आम की कीमत है मेरे भाई M रुपए, तो 6 सेब और 6 आम की कीमत 240 है, 216, तो 6 से ना काट लो, 6 सेब और 6 आम 216 के 6 से काट लेते हैं, तो एक सेब एक एप्पल और एक आम आ जाएगा 36 रुपए का। यह पहली इक्वेशन बन गई है, समझ में आई? दूसरी इक्वेशन यह कि जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है, देखिए हर चीज 100% होती है, 100% को 30% कम कर देंगे तो 70%, तो एप्पल की कीमत 70% होगी, यानी कि 0.7 गुना, और आम की कीमत वही रहती है M ही मेरे दोस्तों, आम की कीमत M ही रहती है। तो 5 सेब कितने के हो जाएंगे मेरे भाई? 5 से गुणा, और 8 आम कितने के हो जाएंगे? 8 से गुणा, ये कीमत होगी 162, ये कीमत 162 रुपीज हो गई। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर। ये दो इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। सवाल में ये पूछा है कि 7 सेब यानी कि 7 एप्पल और 2 मैंगो की कीमत आपसे पूछे, 7 एप्पल और 2 मैंगो की कीमत पूछे, ये सवाल है। अब बताओ जरा, ये दोनों इक्वेशन मैं सॉल्व कर लूंगा, 8 से गुणा करके फटाक से सॉल्व हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हालांकि मैं यहां पर ना ऑप्शन से भी जा सकता हूं, क्योंकि ना ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है और मेरे लिए इतना काफी है। शायद आपने ऐसा ना सोचा हो, जैसे 7 एप्पल और 2 आम की कीमत पूछी है, तो यहां पे 7 से गुणा कर दो मेरे भाई, 7 एप्पल प्लस 7 आम कितने के हो जाएंगे?
36 सत्ते, 7 एप्पल प्लस 7 आम कितने के हो जाएंगे? 36 सत्ते यानी कि आपका 210 और 42 252 के हो जाएंगे। लेकिन हमें 7 एप्पल और 2 आम की कीमत पूछे, तो इसमें से 5 आम की कीमत घटानी पड़ेगी, 5 मैंगो की कीमत घटानी पड़ेगी, ये आ जाएगा। यानी कि आंसर ऐसा होगा, यही है ना, ये 7 एप्पल माइनस 2, ये मैंने घटा दे 2 मैंगो, ये आंसर ऐसा होगा 252 से कम ही आएगा। और 252 माइनस 5 का मल्टीपल, 252 माइनस 5 का मल्टीपल, ये 252 से कितना कम है? 41 कम है, 5 का मल्टीपल नहीं है। 252 से कितना कम है? 12 में से 7 गया 5, ये हो सकता है। 252 से 14 ये भी नहीं है। आंसर या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है। अब एक आप चेक करके देख लो, मान लो मैंने 212 चेक कर लिया कि भाई 212 आंसर है, मान लो 212 रुपए आंसर है, 212, तो यानी कि 5 मैंगो कितने के होनी चाहिए? फिर 40 के आसान वैल्यू ले लेते हैं, तो एक मैंगो आ जाएगा 8 रुपए का। ठीक है, कुछ हाईफाई चीज है, एक मैंगो 8 रुपए का आ जाएगा, तो यानी कि एक एप्पल आ जाएगा फिर 28 रुपए का, 28 8 36। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर एक एप्पल 28 रुपए का है तो 28 पंजे 140, 140 की 0.7 में गुणा करेंगे 98। एक मैंगो अगर 8 रुपए का तो 8 मैंगो 8 अट्टे 64 के, 98 प्लस 64 कितना आ जाएगा मेरे भाई? अरे यार ये तो सेट हो गया 162, यानी कि यही आंसर है, यही आंसर हो सकता है 212 रुपए। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है मेरे दोस्त, खत्म। ये वाला चेक ही नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। तो इनका जो डिफरेंस है वो 5 का मल्टीपल आना चाहिए, जो एक ऑप्शन में बन रहा था। बढ़िया सवाल है मेरे भाई, पर ये ट्रिक ना इंटीजर पे ही सेट होगी, सॉल्व भी कर सकते हैं, पर ये भी मैंने आपको एक चीज सिखाई, आगे चलेंगे। 15वां सवाल, 15 आ गया ना। हाँ, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, एक वृत्ताकार मार्ग का निर्माण करते, दो कंसेंट्रिक सर्कल, इनकी आंतरिक और बाह्य परिधि 56 सही 4/7 और 94 सही 2/7 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई क्या है? यार ये तो इतना सरल सवाल है। कंसेंट्रिक सर्कल आप समझते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल आप समझते हैं? वो सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह होता है। अब मान लीजिए अंदर वाले सर्कल की रेडियस है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस है, तो इस रास्ते की चौड़ाई क्या आएगी? इस रास्ते की जो चौड़ाई होगी मेरे दोस्तों वो आएगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल की रेडियस घटाओ। अब यहां पे बाहर वाले और अंदर वाले सर्कल की परिधि दी है, परिधि से आ जाएगी रेडियस, फिर रेडियस को घटाना है। लेकिन जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट परिधि का डिफरेंस ले लो, क्योंकि आपको रेडियस की वैल्यू नहीं निकालनी, बाहर अंदर वाले सर्कल की रेडियस का डिफरेंस निकालना है। बाहर वाले सर्कल की परिधि और अंदर वाले सर्कल की परिधि का अंतर कितना है? घटाइए भैया, 94 में से 56 घटाऊंगा तो आ जाएगा कितना? 8, और ये आप 38, और 2/7 में से 2/7 में 4/7 घटाऊंगा, माइनस का 2/7 ही आ जाएगा मेरे भाई। तो 38 सत्ते कितना आ जाएगा? में 210 और 56, 266 माने 264/7 आ गया। 264/7 सेंटीमीटर, ये परिधि का डिफरेंस आ गया। आपको एक बात पता है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है मेरे भाई, क्लियर है? यहां 44 की वैल्यू 264/7 सेंटीमीटर है। कितने गुना? 44 छिक्का 264, 6/7 गुना। ये परिधि का डिफरेंस है, तो रेडियस का डिफरेंस भी 7 का 6/7 गुना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। पूरी दुनिया में कोई और तरीका नहीं जो इससे जल्दी एग्जैक्ट आंसर आपको निकाल के दिखा दे। बाहर और अंदर वाले सर्कल की आपको परिधि रेडियस निकालनी नहीं है, सीधा डिफरेंस पे फोकस करो। रेडियस 7, सरकमफ्रेंस 44, 44 की वैल्यू दी हुई है आपको। ठीक है जी, गजब सवाल है। आइए सवाल नंबर 16। ए की एज बी की एज के 4 गुने का योग 34 साल है। ए की एज के 3 गुने को बी की एज के 7 गुने में जोड़ा जाता है तो 97 साल आता है। ए और बी की एज का सम ज्ञात कीजिए। ये भाई एजेस वाले बहुत सवाल है, इक्वेशन सॉल्व करने केवल इसमें। ए की एज और बी की एज के, ए की एज और बी की एज के 4 गुने का, यानी कि 4b का योग 34 है। ए प्लस 4b 34 है, ठीक है। आगे बोला ए की एज के 3 गुने को बी की एज के 7 गुने में जोड़ा जाता है, 7 गुने में, तो रिजल्ट आता है 97 साल।
आपसे पूछा है ए और बी की एज का सम ए प्लस बी, ये आपसे पूछा है मेरे भाई, ठीक है ना। जब a प्लस 4b 34 है तो a प्लस बी 34 से कम आएगा, सारे ही ऑप्शन है। चलो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे टाइम वेस्ट नहीं करते। देख क्वेश्चन है 3 से गुणा, बेटा यहां भी 3 से गुणा कर लो, यहां भी आप 3 से गुणा कर लो और घटा दो मेरे भाई, डिफरेंस लीजिए, किसी भी एक को सेम कर लो, तीन सेम कर लिया मैंने, कट जाएगा, तो 3 चौक 12 भी, 12 में से 7 भी घटाएंगे 5 भी बराबर 34 दिया 102, 102 में से 97 घटाएंगे 5, यानी कि बी की एज आ गई 1। ये कितनी कम, ठीक तो है ये, हाँ ठीक है, बी की एज 1 आ गई। अब आपको निकालना है मेरे भाई यहां पर ए की एज क्या होगी, तो चाहे पहली क्वेश्चन से सॉल्व कर लो चाहे दूसरी से, मैं पहली से सॉल्व कर लेता हूं। बी की एज 1 है तो 4 भी कितना आ जाएगा 4, ए प्लस बी 34 होना चाहिए, तो ए की एज आ जाएगी मेरे भाई 30, 30 4 34, तो ए की एज 30 आ गई और बी की एज 1 साल है यानी कि 31, तो ए प्लस बी 31 आ गया, ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक था भाई सवाल, आ जाइए सवाल नंबर 17, त्रिकोणमिति का एक और शानदार क्वेश्चन, साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस 12 है, तो 121 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 बटे 169 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान बताओ। साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस 12 है। जब भी ऐसा सवाल आता है मेरे भाई हम क्या लगाते हैं, कंपेंडो डिविडेंडो। अगर आपको साइन प्लस कॉस बटे साइन माइनस कॉस दिया हुआ है तो आप यहां से साइन बटे कॉस आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी क्या 12 प्लस 1 बटे 12 माइनस 1, और साइन बटे कॉस क्या होता है 10, टेन थीटा आ जाएगा मेरे भाई 12 प्लस 1 13 बटे 11, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई, बोलो हाँ, और ये आप यहां रख दो क्योंकि यहां टेन को होती है, टेन थीटा की जगह मेरे भाई 13 बटे 11 रख दो, 13 बटे 11, 13 बटे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 कट जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 3, यानी कि ऊपर 166 आएगा, 166 83। पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक करना है, पॉजिटिव ही आएगा बेटा, नीचे पॉजिटिव है, अरे यार कर लेते हैं। ये टेन थीटा आ गया, कॉट का मतलब क्या, अगर टेन थीटा 13 बटे 11 है तो कॉट क्या आएगा 11 बटे 13, कॉट की जगह 11 बटे 13 रखो, 11 बटे 13 का स्क्वायर क्या आएगा 121 बटे 116, ये कट जाएगा 121 प्लस 1 यानी कि नीचे आएगा 122, 122 यानी कि 61, 61 आएगा और पॉजिटिव आएगा मेरे भाई। 121 में 1 जोड़ेंगे 122, 61 आएगा और ये पॉजिटिव आएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि हम बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहे हैं, ये आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है जी, खेल खत्म, आ जाओ। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 718, 1085, 1179 को डिवाइड करने पर क्रम से 5, 4 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वह बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे 718 को भाग दूं तो 5 रिमाइंडर आए। ठीक है मेरे भाई, 1085 को भाग दूं तो 4 रिमाइंडर आए। कैसे करेंगे, अगर 718 को भाग करने पर 5 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन 718 में से 5 घटाओ तो 713 को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 1085 को भाग करने पर अगर 4 रिमाइंडर आ रहा है तो 1085 में से 4 घटाओ, यानी कि 1081 को डिवाइड करने पर कोई शेषफल नहीं बचेगा। वो संख्या बतानी है जिससे 1179 को डिवाइड करने पर 6 शेषफल आता है। अगर 1179 को डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर आ रहा है तो 1179 में से 6 घटाओ, 1173 को डिवाइड करने पर कोई भी शेषफल नहीं आएगा। यानी कि मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने जो इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे, यानी कि इन तीनों का HCF, मुझे इनका HCF निकालना है। और HCF निकालने के निंजा टेक्निक क्या है भाई, जो सबसे पास में दो नंबर है आप उनका डिफरेंस लो। इनका डिफरेंस क्या आएगा 1 और 17 में से 8 गया 91 आ जाएगा मेरे भाई इनका डिफरेंस। यानी कि HCF या तो 91 होगा, 91 का फैक्टर होगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 3 में से गया 2, 17 में से 8 गया 9, 91 है। ये तो मैच ही नहीं कर रहा, क्या कर दिया हमने। 1179 5 4 6 घटाएंगे 713, 181 1173, तो सॉरी 2 आएगा, 3 में से 1 घटाना था 2, 92 आएगा मेरे भाई। HCF या तो 92 होगा या 92 का फैक्टर, 92 का फैक्टर एक ही ऑप्शन है 23 से, ये आपका HCF हो जाएगा। सवाल खत्म, आ जाए। चलिए
19वां सवाल आ गया मेरे भाई। 20 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी एक नदी 2.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। हर मिनट समुद्र में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा ज्ञात करो कि 1 मिनट में समुद्र में कितना जल प्रवाहित होता है। वॉल्यूम बताना है, लेकिन वो बताना है मीटर क्यूब में। मीटर क्यूब में देखो, नदी नदी आप ऐसे समझो कि घनाब है, घनाब की शेप में नदी, ऐसे जो है आपकी जो है घनाब की शेप में ये नदी बह रही है, ये नदी ऐसे बह रही है घनाब की शेप में, तो उसका वॉल्यूम ही तो निकालना LBH। अभी नदी 20 मीटर गहरी है, 36 मीटर चौड़ी है। अच्छा, 1 घंटे में मेरे भाई, 1 घंटे में कितना? 2.7 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 2700 मीटर। 2700 मीटर पानी 1 घंटे में फ्लो होता है। 2700 मीटर लेंथ पानी 1 घंटे में फ्लो होता है, यानी कि आ गया मेरे भाई मीटर क्यूब। 1 घंटे में नदी से इतना पानी फ्लो होकर समुद्र में गिरेगा। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट तीनों की मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन ये आएगा पर आवर 1 घंटे में। सवाल तो पूछ रहा है 1 मिनट में नदी में कितना पानी प्रवाहित, 1 मिनट में जो है समुद्र में कितना पानी गिरेगा। अगर 1 घंटे में इतना पानी गिर रहा है तो 1 मिनट में मेरे दोस्तों कितना? 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 20 तिया 60 और 3 से 36 जाएगा 12 बार, तो ये आएगा 20 27 गुणा 12 यानी कि 324। 32400 आंसर है सेकंड ऑप्शन। आसान सवाल था, बढ़िया लेटेस्ट आया है मेरे भाई। सवाल नंबर हम लोग यहां पर करेंगे 20। बताइए, टी क्रम से 16, 7 और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 576, 630 और 315 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात करो। एवरेज स्पीड आपको बतानी है मेरे भाई। टी जो है ट्रेवल कर रहा है अलग अलग स्पीड से, अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पूछा उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड का फंडा है कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। अब कुल दूरी कितने गए हो मेरे भाई? 576 प्लस 630 प्लस 315, ये कुल चली गई दूरी है। लेकिन आपको टाइम कितना लगा बटे टोटल टाइम। 576 आप गए 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 576 को 16 से भाग करेगा, 16 3 48 और ये 16 चिकम 96। फिर 630 किलोमीटर गए आप 7 की स्पीड से, कितना टाइम लगा? 7 राम 63 यानी कि 90 प्लस। फिर 315 गए 9 की स्पीड से, कितना टाइम लगा मेरे भाई? तो 9 या 27 9 पंजे 45 ही आ गया। ये आ गया एवरेज कुल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो 36 और 35 71 और मेरे भाई 90 यानी कि 161। तो नीचे तो 161 आएगा, यानी कि कटा नहीं है, हर ऑप्शन में 161 है। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ऊपर क्या आएगा? 6 5 11 1 7 और 1 8 3 11 12 1 5 और 1 6 6 12 3 15 1521 बटे 161। 1521 बटे 161 आ गया मेरे भाई, यानी कि ये 10 बार नहीं जाएगा। 16 दुसाम 160 दुसाम 16 से होता है, 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार ही जाएगा। इन दोनों में से एक आंसर है। अब हो जाएगा यूनिट से ऊपर 1 आना चाहिए, क्योंकि कटा नहीं है, ऊपर 1 आना चाहिए। तो 1 निम्मा 9, 9 प्लस 2 11, ऊपर 1 आएगा। 1 निम्मा 9, 9 और 3 ये 12, ये 2 आएगा, यानी कि आंसर थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर लो मेरे भाई। आगे चलते हैं, सवाल है आपके सामने 21वां। बताइए, बहुत बढ़िया मौका है भाई आज का। ए बी केंद्र क्यू वाले वृत्त के लघु खंड में एक जीवा है। ठीक है, पी दीर्घ चाप ए बी पर एक बिंदु है। पीजे पॉइंट ऑन मेजर आर्क ए बी। बाह्य पॉइंट डी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं ए डी और बी डी हैं। ए पी बी 39 है। ए डी बी का माप ज्ञात कीजिए। हाँ जी, कौन करेगा मेरे भाई? मुझे पता चलेगा कि सवाल डायरेक्ट थ्योरम पे है। ये सर्कल है और ये सर्कल की एक जीवा है मेरे दोस्तों। ये सर्कल की एक कॉर्ड है इस प्रकार से। ध्यान सुने, सर्कल का जो सेंटर है वो क्यों है? ये सर्कल का सेंटर है क्यों। सर्कल के बाहर से टेंजेंट है इस प्रकार से, ये टेंजेंट है। नहीं समझे आप? सर्कल की मेरे दोस्तों एक जीवा है ए बी, ये कॉर्ड होगी ए बी। सर्कल के बाहर ये पॉइंट डी से स्पर्श रेखा खींची गई है ए डी बी डी। तो स्पर्श रेखा दिख रही है ए डी और बी डी। पी जो है
मेजर आर्क ए बी पर पॉइंट है। देखो जब मैंने जीवा खींची तो ये बन गया माइनर आर्क, जिसे बोलेंगे छोटा वाला चाप। ये बनेगा मेरे भाई मेजर आर्क, बड़ा दिख रहा है ना ये। इस पर एक पॉइंट यहां पर पी है, यहां एक पॉइंट पी है, और आपको बोला ए पी बी 39। ये वाला जो एंगल है जब आप इसको मिलाते हैं, ये एंगल 39 डिग्री का है, 39 डिग्री का, ठीक है। तो आपसे पूछा ए डी बी, ए डी बी आपसे पूछा, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। सीधा थ्योरम होती है मेरे भाई कि अगर ये थीटा है तो ये माइनर आर्क में जो एंगल बनेगा, माइनर आर्क में, वो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 माइनस थीटा बटे 2, 90 माइनस थीटा बटे 2, सीधा थ्योरम होते हैं 90 माइनस थीटा बटे 2, 90 माइनस थीटा बटे 2। तो 90 में से 39 घटाओ 51, थीटा बटे 2 आ गया, 51 दूनी 102, थीटा का मान 102 डिग्री आ गया, 102 डिग्री सवाल का आंसर है, खेल खत्म। ऑप्शन नंबर तीसरा सीधी थ्योरम होती है, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा बटे 2 बनेगा मेजर आर्क में। आ जाओ अगला सवाल। एक टैक्सी स्टैंड से दो टैक्सी 29 मिनट के अंतराल पर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती हैं। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा करती हैं। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी की चाल ज्ञात कीजिए। मेरे भाई गजब का सवाल मेरे दोस्तों, गजब का सवाल। यहां मैं लिख रहा हूं आदमी और मेरे भाई टैक्सी। ये कोई नया सवाल नहीं है, ये क्वेश्चन कई बार पहले आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है भाई, बंदूक की गोली वाला। मान लो जी एक टैक्सी स्टैंड है, मान लो टैक्सी स्टैंड है, यहां से एक टैक्सी निकलती है हर 29 मिनट के गैप पे, यहां से एक टैक्सी निकलती है हर 29 मिनट पे। तो एक टैक्सी निकली, आदमी को मिली। दूसरी टैक्सी 29 मिनट बाद निकली है, तो दूसरी टैक्सी आदमी को 29 मिनट बाद मिलनी चाहिए। पर ये जो आदमी है टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरी टैक्सी आदमी को 12 मिनट पर मिलती है। यानी कि आदमी 12 मिनट तक चलता रहा, यहां से यहां तक। आदमी कितने मिनट तक? 12 मिनट तक चलता रहा। और दूसरी टैक्सी जो 29 मिनट बाद मिलनी थी, जो टैक्सी 29 मिनट बाद आदमी को मिलनी थी, वो टैक्सी जो है 12 मिनट के बाद ही मिल गई यहां पर। यानी कि टैक्सी को यह डिस्टेंस नहीं चलनी पड़ी, ये डिस्टेंस टैक्सी को ये डिस्टेंस नहीं चलनी पड़ी, ये वाली डिस्टेंस। बात को समझे। अगर आदमी स्टैटिक खड़ा रहता तो पहली टैक्सी मिली आदमी को, दूसरी टैक्सी 29 मिनट बाद चले तो दूसरी टैक्सी 29 मिनट बाद मिलेगी। पर आदमी तो टैक्सी स्टैंड की ओर आ रहा है, 12 मिनट तक आदमी चलता रहा, 12 मिनट बाद दूसरी टैक्सी मिल गई। यानी कि टैक्सी ने केवल ये डिस्टेंस चली, ये डिस्टेंस टैक्सी को नहीं चलनी पड़ी, आदमी खुद चल के आ गया। यानी कि टैक्सी 29 मिनट की बजाय 12 मिनट में मिल गई। यानी कि टैक्सी को 17 मिनट कम चलना पड़ा। यानी कि टैक्सी यहां से यहां तक जाने में और 17 मिनट लेती, यहां से यहां तक जाने में टैक्सी 17 मिनट और लेती। तो मेरे भाई इस सेम डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इस डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इस डिस्टेंस की, इस डिस्टेंस को जाने में आदमी ने लिया है 12 मिनट, और सेम इसी डिस्टेंस को टैक्सी ले रही है 70 मिनट। ये टाइम का रेशियो है, स्पीड का रेशियो उल्टा आएगा, रिवर्स। 17 रेशियो 12, ये आदमी और टैक्सी की स्पीड का रेशियो आएगा। यहां पे टैक्सी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 12 की वैल्यू 54 है मेरे भाई, 12 चौका 48 से 4.5 गुना। तो आदमी की जो स्पीड है 17 की वैल्यू भी 4.5 गुना आएगी मेरे भाई, यानी कि 68 और 8.5, यानी कि 76.5 किलोमीटर पर आवर आदमी की स्पीड है, 76.5। गजब का सवाल है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन। ये तो मैं बहुत पहले से करवा रहा हूं। ए बी सी वाले ट्राइंगल के केंद्रक के निर्देशांक बताओ, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताइए क्या होंगे। क्या आपको हमने मॉक टेस्ट में निकालना नहीं बताया? अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं तो सेंट्रॉइड केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए एवरेज ले लो। एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग कर दो, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग कर दो। जैसे यहां पे आएगा 1 7 8 और 10 18, 18 बटे 3 6 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे मेरे भाई, वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ो, 4 8 12 12 24, 24 को 3 से भाग करेंगे 8 आएगा, 9 नहीं आएगा। आंसर क्या आ गया? सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। आगे चलेगा। द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा आर 36.3 एंड 62। व्हाट द मीन ऑफ डाटा?
इंपेरिकल फॉर्मूला से बताना कंफर्म। हर शिफ्ट में, हर सेट में एक सवाल कंफर्म है, आप मुझे स्टाम्प पेपर से लिखवा लीजिए मेरे भाई। मीन मीडियन मोड पे पहली बात तो आपको ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड बराबर थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक है, ये मोड मीडियन मीन में रिश्ता होता है। इसमें से आपको कोई भी दो वैल्यू देगा भाई और आपसे तीसरी वैल्यू पूछेगा। अब जैसे यहां पे क्या दिया आपको, मोड दिया है। मोड कितना दिया, 36.3। ठीक है, आपको यहां पे क्या दिया है, मीडियन दिया है। मीडियन कितना दिया है, 62, 62। और आपसे क्या पूछा है, मीन पूछा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ मीन। ये इधर आ जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ मीन इधर आ जाएगा। अब 62 दिया कितना आ जाएगा मेरे भाई, 186। 186 में से 36.3 घटा दो, तो 186 में से 36 घटाऊंगा तो 150 हो जाएगा। 0.3 और घटाऊंगा तो 149.7 आएगा। 149.7 दो से भाग करूंगा तो काफी गंदा सा। अच्छा, यहां भी 2 डिजिट में, यानी कि एग्जैक्ट आंसर है, 2 से भाग करना है। तो 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, यानी कि 74 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वाला आंसर है पहला। हो गया सॉल्व। इतना ही तो करना था, ज्यादा मेहनत नहीं है मेरे भाई। आइए 25वां सवाल। रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी, इस पर 3600 खर्च किए। उसने इसका प्राइस लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। ठीक है, फिर 19% की 2 लगातार छूटें दी। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो वन लाइनर है सवाल, एकदम वन लाइनर है। कैसे, रोहित ने एक वस्तु 4400 की खरीदी है, 3600 उस पर खर्च किए, तो मेरे दोस्तों कितने का हो गया सामान, 4400 प्लस 3600, 8000 का सामान हो गया। 8000 का टोटल कॉस्ट पड़ा। अब 25% मेरे दोस्तों इसका लागत मूल्य से बढ़ा के रख दिया। 8000 का 25% 2000 होता है, यानी कि 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए लगा दिया उसने मार्क प्राइस अंकित मूल्य। तो 19% के 2 डिस्काउंट दे दिए, 2 डिस्काउंट दिए। 100% पे 19% डिस्काउंट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी, 81%। फिर एक और डिस्काउंट दिया, 100 पे 19 घटाओ 81%, यानी कि ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा एक स्टेप में। और आप जानते हैं परसेंटेज से 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, 81 का वर्ग आ गया, 81 का स्क्वायर, यानी कि 6561। एंड में 1 आएगा यूनिट डिजिट। ये लेटेस्ट एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर का सवाल है। ठीक है ना। देखो मैंने एक वीडियो अभी करवाई है, अभी जस्ट हमने पढ़ाया है रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के टॉप 100 बेस्ट सवाल। ये देखो लगभग 5 लाख बच्चों ने वीडियो देख ली, इसमें अच्छे सवाल हैं, टफेस्ट क्वेश्चन। अब यहां जो मैं करवा रहा हूं इसके अलावा ले रहा हूं मैं, जो मैं उस वीडियो में नहीं कराए, क्योंकि एनटीपीसी में तो लगभग 1500 सवाल आए हैं। ये करने बहुत जरूरी है। एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का व्यास कितना है, यह सवाल है मेरे भाई। ओके, व्यास आपसे पूछा। देखिए एक गोले का व्यास छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। व्यास या डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना होता है। अगर एक स्फीयर का डायमीटर स्मॉलर स्फीयर से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, डायमीटर 2 ज्यादा है, तो रेडियस कितनी ज्यादा होगी, 1 ज्यादा है। अगर छोटे गोले की रेडियस r है तो बड़े गोले की रेडियस r+1 होगी मेरे भाई। अब आपसे इनके ना एरिया का अंतर दिया। छोटे गोले का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr²। बड़े गोले का सरफेस एरिया आएगा मेरे भाई 4πr+1 का होल स्क्वायर। और ये बोला कि बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले से 528 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा है। तो यहां से मेरे भाई 4 पाई कॉमन ले लेंगे। पाई का मतलब 22/7 आप कॉमन ले लीजिए। पाई का मतलब 22/7। ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा r+1 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर है स्टूडेंट 528। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया। अब 22 चौक 88, 88 से पूरा 6 बार कट गया, 480 और 48। ठीक है भाई। तो ये r+1 के स्क्वायर में से आप r का स्क्वायर घटाओ तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2r+1। 2r+1 ही तो आ जाएगा बराबर 7 की उधर राइट साइड में गुणा 7 6 42, 1 उधर चला जाएगा। तो 2r बराबर आ जाएगा मेरे भाई यहां पे 42 - 1 41। ये 2r आ गया। नहीं आपको ना ये तो
2r+1 42 आ गया। आपको क्या चाहिए? बड़े गोले का व्यास। बड़े गोले का व्यास मतलब बड़े गोले की रेडियस r+1 है, तो इसका व्यास क्या आएगा? r+1 का दुगुना, यानी कि 2r+2। 2r+2 आएगा तो 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 43। 43 आंसर है इस सवाल का। बड़े गोले का व्यास ना, यहां गलती मत कर दीजिएगा कि r का मान या 2r का मान निकाल लो। 2r+2 आएगा, 43 आंसर है। अच्छा क्वेश्चन। 27वां सवाल है भैया, टाइम एंड वर्क चैप्टर से। राम, रवि और रीना किसी काम को 16, 20, 24 दिन में कर सकते हैं। साथ मिलकर काम शुरू किया। रवि ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। बाकी दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन में काम पूरा किया? देखो भाई, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं मेरे भाई यहां पे, राम, रवि और रीना। राम काम कर सकता है 16 दिन में। रवि जो है, ये शिफ्टिंग का सवाल है, 20 दिन में। और रीना काम कर सकती है मेरे भाई 24 दिन में। तो 16, 20, 24 का आप एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई, 240 आएगा, 240। ये आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। यानी कि राम एक दिन में कितना काम करता है? 15। रवि कितना करता है? 240/20, 12। रीना एक दिन में कितना काम करते हैं? 240/24, 10। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, सवाल यह है कि उन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया। काम सपोज यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, काम हुआ 240 यूनिट। तीनों ने साथ में काम शुरू किया था, पर रवि ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। 5 दिन पहले रवि काम छोड़ के चला गया है, यानी कि बाकी के दोनों लोगों ने, राम ने और रीना ने, शुरू से आखिर तक काम किया है। एक बार बताओ, सब लोगों ने साथ में काम शुरू किया है मेरे भाई। रवि केवल आखिरी के 5 दिन काम नहीं किया। तो रवि से बोलो, भाई रवि तू क्यों छोड़ के भाग रहा है? अगर रवि भी आखिर के 5 दिन काम करे तो कितना काम होगा? रवि जो है हमारा एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 12 कुर्सी। अगर रवि आखिर के 5 दिन भी काम करता तो सेम टाइम में 60 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, यानी कि सेम टाइम में काम होता 300। अगर रवि आखिर के 5 दिन भी काम करता तो सेम टाइम में 300 यूनिट काम होता। इस काम को करते कौन? तीनों लोग मिलकर। इस काम को करते कौन? तीनों लोग मिलकर करते मेरे प्यारे भाई, ऑल 3 टुगेदर। और किस एफिशिएंसी से? 15, 12, 27, 10, 37 एफिशिएंसी से। यानी कि 300 यूनिट काम होता है 37 एफिशिएंसी के साथ, 300/37 दिन में। इतने समय में काम हुआ है मेरे भाई। 37 दुसाम 370, यानी कि 10 से कम आएगा। ये वाला आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। यही है ना, बाकी तो सब 10 से बड़े, खेल खत्म। आओ 28वां सवाल। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल 4 - 3√2 और -28 है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल मेरे भाई। क्या आपको इसके पीछे का कंसेप्ट पता है? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मान लो अल्फा बीटा हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मान लो अल्फा बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट, रूट का सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, द्विघात समीकरण। और ये मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने एडवांस मैथ की क्लासेस में त्रिकोणमितीय अलजेब्रा पूरा पढ़ा है इस चैनल पे। अब यहां पे मूलों का योगफल भी दिया है और एक गुणनफल भी दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी x² माइनस सम ऑफ रूट, x² माइनस आएगा मेरे भाई, यानी कि आंसर नहीं है। x² -4 + 3√2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्लस यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -28 है, तो यानी कि ये वाला आंसर बचेगा चौथा। तो ऑप्शन से ही सवाल हो गया, लिखना कुछ नहीं है। आइए सवाल नंबर 29। यार ये तो पूरा ग्रंथ है, इतना लंबा चौड़ा सवाल कौन देता है भाई? कंप्यूटर में सरकाने में प्रॉब्लम होती होगी बच्चों को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, यानी कि आपको ABCD 4 कथन दिए, उनमें से गलत वाला बताना, यानी कि 3 पक्का सही होंगे। पहला देखो, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स 2 लाइन सच दैट, सब ट्रांसवर्सल लाइन पे ही है, सच दैट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द लाइन्स हैव टू बी पैरेलल। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं। मान लो मेरे भाई ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये जो है प्यारे बच्चे इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। सवाल ये कह रहा है कि जब एक त्रियक छेदी, ये त्रियक छेदी रेखा है मेरे भाई, ये वाली, जब एक त्रियक छेदी रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार काटती कि संगत कोणों का युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर, ये संगत कोण होते हैं।
ये वाले करस्पॉन्डिंग एंगल सेम पोजीशन के। अगर ये बराबर हो तो रेखाएं समांतर होंगी, बिल्कुल होंगी मेरे भाई। अलग अलग होंगे तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी, यानी कि ए वाला सही है। दूसरा देखो, जब एक त्रियक छेदी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन दो रेखाओं को काटती है कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हो, तो लाइन पैरेलल होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं मेरे प्यारे। बिल्कुल, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो लाइन पैरेलल होंगी, बिल्कुल ठीक है। आइए अगला, व्हेन ए ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉम्प्लीमेंट्री, द लाइन हैव टू बी पैरेलल। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि 90 डिग्री, ये वाली बात गलत होगी। सी स्टेटमेंट गलत है मेरे भाई, ये वाला ही आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? देखो ये थ्योरम है मेरे दोस्त, जब एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटते कि त्रियक छेदी रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोण, ये ट्रांसवर्सल लाइन इन दोनों लाइन को काट रही है। अब एक ही तरफ ये दोनों कोण बन रहे हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ ये दोनों इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। इन दोनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते, समपूरक, सप्लीमेंट्री होंगे मेरे प्यारे भी, समपूरक कोण होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल जिनका आपस में सम 180 डिग्री हो। यहां बोल रखा है पूरक, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, इनका सम 90 नहीं होता बेटा, 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण होते ये दोनों, सप्लीमेंट्री एंगल, इसलिए सी स्टेटमेंट गलत है, डी वाला सही है। अच्छा सवाल बनाए भाई, यानी कि कॉन्सेप्ट थ्योरी पूछ लिया आपसे यहां पर, और लास्ट सवाल करेंगे भाई, अपन लोग उड़ाएंगे। लास्ट सवाल, कैसी लगी क्लास मेरे भाई बताओ? ऐसे ही शानदार शानदार सवाल कराऊंगा, कोई भी सवाल मैं रिपीट नहीं करूंगा। हर मॉक टेस्ट में आपको डिफरेंट सवाल मिलेंगे। मान लो अगर मैं इसी तरीके से आपको 200-250 यूनिक क्वेश्चन दे देता हूं, 100 मैंने आपको बेस्ट करा दिए एनटीपीसी के, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, और करने की जरूरत क्या है? इतना ही काफी बेटा गणित के लिए, कोई नासा का पेपर थोड़ा ना है आपका। विच इज द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इस बंटन का माध्य बताओ। मीन बताना है यानी कि डेविएशन, पर मैं बताऊंगा नहीं मेरे भाई, मैं तो करूंगा ऑप्शन से। ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मैं अप्रोक्स भी सॉल्व कर सकता हूं, और यहां यूनिट डिजिट भी मैच कर सकता हूं। देखिए जैसे ये बता रखे मार्क्स, ये बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये बच्चों के मार्क्स बता रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपसे पूछा है कि मीन क्या होगा। मीन कैसे निकालेंगे? मान लो एक क्लास में 63 बच्चे हैं, उनके मार्क्स 19 है, दूसरी क्लास में 62 बच्चे, उनके मार्क्स 36 है। मीन का मतलब एवरेज मार्क्स पूछ रहा है। एवरेज मार्क्स कैसे निकालेंगे? सारे बच्चों के टोटल मार्क्स निकालो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ स्टूडेंट से, स्टूडेंट की संख्या से, टोटल मार्क्स निकालो। मैं केवल यूनिट डिजिट मैच करने की कोशिश करूंगा। 63 बच्चे हैं, 19 मार्क्स है उनके मेरे भाई एवरेज, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 नाम 27, 7 आएगा यूनिट डिजिट। 2 छिक्का 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा। 9 गुणा 0, 0 यूनिट डिजिट आएगा। या 7 नाम 63, 3 यूनिट डिजिट आएगा। या 0 गुणा 5, 0 यूनिट डिजिट आएगा। तो 7 2 9 3 12, यानी कि सभी बच्चों के टोटल मार्क्स का यूनिट डिजिट 2 आएगा। नीचे डिवाइड करेंगे कुल स्टूडेंट से, कुल स्टूडेंट है कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट कुल हैं कितने, यूनिट डिजिट 3 2 5 और 9 14 4, 4 7 11 1, यानी कि नीचे है 1, नीचे 1। 2 को अगर 1 से भाग देंगे तो 1 दूनी 2 ही जाएगा, 2 इकाई का अंक आएगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला आंसर ही होगा। कंफर्म चेक करके देख लो, क्योंकि यहां एग्जैक्ट आंसर है। शायद ये वाली निंजा टेक्निक आपको ना पता हो मीन निकालने वाली, पर आज मैंने आपके सामने खोल के रख दी। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन मॉक टेस्ट नंबर 2 पूरी तरीके से खत्म होता है। अगर आपको हमारे सवाल सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, तो इस वीडियो पे गार्डन गार्डन करके कमेंट लिखिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, जो मुझे मोटिवेट करेंगे। अभी तो मैं एक दिन छोड़ के मॉक टेस्ट डाल रहा हूं, अगर आप चाहोगे, डिमांड करोगे, मन से देखोगे मेरे भाई, वॉच टाइम अच्छा आएगा, तो मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम होने तक, ठीक है। पर फिर भी मैं जो करा रहा हूं वो कम नहीं है, कोई नहीं करा रहा मेरे भाई, डेडिकेटेड होके सबसे पहले हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं एनटीपीसी वालों को मैथ्स, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, ये क्लास, ये मॉक टेस्ट देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, बाय।